मेरा नाम यशपाल राजपुरोहित है और मैं ऋषि सर वाला जो चैनल है किंग ऑफ रीजनिंग, वहाँ पर आज से आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। राजस्थान ज्योग्राफी में पहला टॉपिक होता है राजस्थान की उत्पत्ति। और आप सबको पता है राजस्थान ज्योग्राफी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो अपन राजस्थान की उत्पत्ति से आज से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर दो भाग होते हैं। पृथ्वी पर एक भाग स्थलीय भाग होता है, एक भाग जहाँ पर पानी होता है, एक महाद्वीपीय भाग होता है, एक महासागरीय भाग होता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्फ्रेड वेगनर। वैज्ञानिक का क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय वाला भाग है उसको बोला पेंजिया, और जो महासागर वाला भाग है उसे बोला है पैंथालासा। महाद्वीपीय जो 29% वाला भाग है उसे बोला है पेंजिया, और महासागर वाले भाग को बोला है पैंथालासा। तो अपन अगर इसकी परिभाषा पूछे तो अपन क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपीय भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा है। ये 29% भाग पर स्थित है। और दूसरा आता है महासागरीय भाग। अपन सबको पता है पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए महासागरीय भाग का परसेंटेज कितना है? 71%। और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इसे पैंथालासा कहते हैं। और इसकी परिभाषा पूछे अपन को तो पेंजिया के चारों ओर का भाग जो पानी से घिरा हुआ है, पेंजिया के चारों ओर का भाग जहां पर महासागर स्थित है, उसे अल्फ्रेड वेगनर ने पैंथालासा कहा है। तो ये था महाद्वीप और महासागर। अपन राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो राजस्थान ऑब्वियसली पेंजिया वाले भाग पर होगा। तो अपन आगे पेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। पेंजिया दो भागों में डिवाइड है। एक पेंजिया का उत्तरी भाग है और एक भाग है दक्षिणी भाग है। और बीच में स्थित है 33 सागर। बीच में क्या है? स्थित है 33 सागर। या इसे बोल सकते हैं भूसन्नति। अपन ने देखा होगा पृथ्वी के नीचे मैग्मा पाया जाता है, और मैग्मा से जो किरणें निकलती है उस कारण पृथ्वी पर हलचल होती है, भूकंप आता है और भूसन्नति होती है, और वहां पर 33 महासागर का निर्माण हुआ। जो उत्तरी भाग है पेंजिया का उसे अंगारा लैंड कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। अपने भारत और राजस्थान गोंडवाना लैंड से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है जो 33 महासागर का विस्तार था भारत के उत्तर तक था। तो मतलब 33 महासागर के उस पार भारत नहीं था, या भारत का जो उत्तरी भाग है वहां तक 33 महासागर स्थित था। तो जो भारत और राजस्थान गोंडवाना लैंड और 33 महासागर से रिलेटेड है। यहां तक भारत का संबंध अंगारा लैंड से नहीं है, भारत का संबंध गोंडवाना लैंड और 33 महासागर से है। अपन देखते हैं कि जहां पर अपना मरुस्थल है या जहां पर अपना हिमालय है, वहां पर प्राचीन समय में 33 महासागर हुआ करता था, लेकिन भूसन्नति के कारण वहां पर मरुस्थल और आज की स्थिति में हिमालय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे अपन भारत जो गोंडवाना लैंड और 33 महासागर का भाग है उसमें कौन से डिवीजन है। अपन को राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। अगर भारत के बारे में देखना हो तो भारत के बारे में देखते। तो राजस्थान किस प्रकार से गोंडवाना लैंड का भाग है, राजस्थान के कौन से पार्ट 33 महासागर का भाग है, राजस्थान के कौन से भाग गोंडवाना लैंड के भाग है, आगे देखते हैं। अपन देखते हैं राजस्थान कहां उपस्थित है। राजस्थान का निर्माण में राजस्थान कहां उपस्थित है? राजस्थान गोंडवाना लैंड और राजस्थान 33 महासागर पर स्थित है। राजस्थान का जो गोंडवाना लैंड वाला भाग है वहां पर अरावली और हाड़ौती पठार स्थित है। राजस्थान में अपन ने क्या देखा? भारत और राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत और राजस्थान की स्थिति पेंजिया के अंदर दक्षिण में है। दक्षिण में गोंडवाना लैंड और 33 महासागर स्थित है। गोंडवाना लैंड और 33 महासागर में भारत और राजस्थान की स्थिति। गोंडवाना लैंड में राजस्थान के अरावली और हाड़ौती पठार आते हैं, और 33 महासागर में राजस्थान के मरुस्थल और राजस्थान के पूर्वी मैदान आते हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो 33 महासागर में भारत का हिमालय वाला पार्ट आएगा। गोंडवाना लैंड में राजस्थान के अरावली और हाड़ौती पठार आते हैं।
ये दोनों भारत की दृष्टि से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। गोंडवाना के अंतर्गत अरावली और हाड़ौती पठार आते हैं। अरावली और हाड़ौती पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अपन ने भारत के नक्शे में जब देखते हैं तो जो ये हिस्सा नदियों से घिरा या समुद्र से घिरा हुआ, इसे अपन प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अरावली और हाड़ौती पठार आते हैं और 33 महासागर के अंतर्गत मरुस्थल और पूरी मैदान आते हैं। ये मरुस्थल और पूरी मैदान भारत की दृष्टि से उत्तरी पूरी विशाल मैदान या गंगा के मैदान का हिस्सा है। तो अपन ने क्या पढ़ा राजस्थान की उत्पत्ति में? राजस्थान की उत्पत्ति में अपने देखा पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया का भाग है राजस्थान और भारत। पेंजिया में भी दक्षिण में गोंडवाना और 33 महासागर का भाग है। गोंडवाना और 33 महासागर में राजस्थान की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। राजस्थान की उत्पत्ति में गोंडवाना में अरावली और हाड़ौती पठार आते हैं और 33 महासागर में मरुस्थल और पूर्वी मैदान आते हैं। तो ये तो थी राजस्थान की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना दूसरा जो टॉपिक होता है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान कौन से अक्षांश में है, राजस्थान कौन से देशांतर में है, ये तो हो गया राजस्थान की स्थिति। राजस्थान के विस्तार में देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की सीमाएं किस देश से साझा करती है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं अपना दूसरा कौन सा टॉपिक है सर दोस्तों? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा कौन सा बिंदु है? राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इसमें राजस्थान का विस्तार देखते हैं तो कौन कौन क्षेत्र में? एक तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय, और एक हो गया देशांतरीय। विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का विस्तार कहाँ पे? अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से अपन विस्तार में राजस्थान का विस्तार देखेंगे। और स्थिति की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल और सीमा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, या देशांतर दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, कितनी डिग्री पर स्थित है, कितनी से कितनी डिग्री का राजस्थान का पूर्वोत्तम या पश्चिमतम बिंदु है, या दक्षिणतम या उत्तरी बिंदु है, उनके मध्य की दूरी कितनी है, उनके दोनों जो कॉर्नर वाले गांव कौन से हैं, कौन से जिले हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सर्वप्रथम अपन देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में जो आंकड़े आते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये गांव कौन से डिग्री पर है, ये जिला कौन से डिग्री पर है, या इस डिग्री से इस डिग्री के मध्य की दूरी कितनी है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो अपन अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो यहां पर एक रेखा होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। कौन सी रेखा? ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है? तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अपन देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में भूमध्य रेखा से ऊपरी और उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन आए भाई अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, और ऑप्शन आए तो अपन वो उत्तरी गोलार्ध सही करके आना।
आगे अपन राजस्थान के अक्षांश विस्तार में देखते हैं, मैप के थ्रू, राजस्थान के मैप के थ्रू देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये हो गया राजस्थान का उत्तरी बिंदु। यहां पर एक गांव आता है कोणा गांव, और डिस्ट्रिक्ट आता है गंगानगर। यहां दक्षिणतम बिंदु आता है राजस्थान का बोरकुंडा गांव। और जिला कौन सा होता है, बांसवाड़ा। यहाँ पर मतलब बोरकुंडा गांव या गंगानगर जिला कौन सी डिग्री पर, या गंगानगर या राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है कौन कितनी डिग्री पर स्थित है, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु 30 डिग्री और 12 मिनट पर स्थित है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिले में जो बोरकुंडा गांव है वो कितनी डिग्री पर स्थित है, 23 डिग्री और 3 मिनट पर। अब अपन ने देखा था कि राजस्थान के उत्तरी बिंदु और राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु के मध्य दूरी है, तो ये कितनी दूरी है, ये है 8 to 6 किलोमीटर। तो अपन ने क्या पढ़ा, अक्षांश दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और अक्षांश दृष्टि से अपन ने देखा अपना राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, जिला गंगानगर है, और वहाँ पे जो अक्षांश विस्तार है या जो डिग्री है वो है 30 डिग्री और 12 मिनट। नीचे देखते हैं तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव है, उसका जिला बांसवाड़ा है, और जो 23 डिग्री और 3 मिनट पर स्थित है। और 30 डिग्री और 12 मिनट से 23 डिग्री और 3 मिनट तक की जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान के उत्तरी बिंदु से राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। या राजस्थान के कोणा गांव से राजस्थान के बोरकुंडा गांव की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। या गंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। अब अपन कुछ बातें देखते हैं। अपन ने पूरे राजस्थान में अक्षांश विस्तार देखा, पर राजस्थान का जो टोटल अक्षांश विस्तार है, जो पूरा अक्षांश विस्तार है, वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। कितना है राजस्थान का टोटल अक्षांश विस्तार, कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। ये कैसे आया अपन देखते हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु को कितने पर था, 30 डिग्री और 12 मिनट पर, और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कितना था, 23 डिग्री और 3 मिनट पर। तो ये कितना हो गया, 12 में से 3 गए 9, और 30 में से 23 गए 60 डिग्री। तो राजस्थान का जो टोटल अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। आपने एक रेखा का नाम सुना होगा, कर्क रेखा, जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग से होकर गुजरती है, और अक्षांश विस्तार के अंतर्गत ही वो आती है। दक्षिण जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का उसके अंतर्गत। तो उसके बारे में अपन कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो कर्क रेखा के बारे में अपन देखते हैं। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा था, अपन ने देखा था बांसवाड़ा। तो यहाँ कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। उसके ऊपर कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है, ये हो गया बांसवाड़ा समझो, और ये हो गया डूंगरपुर। जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से में होकर गुजरती है। ये कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा।
कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसका आंशिक भाग डूंगरपुर से होता है, लेकिन लगभग जो पूरा भाग है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर है। उसमें से कुछ आंशिक भाग डूंगरपुर में और मुख्यतः भाग बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों, आपने एक डेट सुनी होगी, 21 जून। एक डेट सुनी होगी, 21 जून। इक्कीस जून का दिन राजस्थान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कारण क्या है कि इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उसकी जो समय अवधि होती है, 21 जून को डे लाइट सबसे ज्यादा होगी और इसकी जो समय अवधि होती है वो 13 घंटे और 27 मिनट होती है। कितनी होती है समय अवधि? 13 घंटे और 27 मिनट। अगर अपन को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो कौन सा दिन होता है? 21 जून को। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए डे लाइट ज्यादा होती है और रात्रि का समय कम होता है। दिन की अवधि ज्यादा होती है और रात्रि की अवधि कम होती है। दिन की अवधि कितनी होती है? 13 घंटा और 27 मिनट। और अपन जब कर्क रेखा पढ़ रहे थे तो कर्क रेखा के एकदम नजदीकतम सिटी है कुशलगढ़। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जाती है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम सिटी कौन सी है? तो सबसे नजदीकतम सिटी कौन सी है? कुशलगढ़। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, जिसका अधिक भाग बांसवाड़ा में स्थित है, आंशिक भाग डूंगरपुर में स्थित है। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। और एक बात, कर्क रेखा साइड है 23 डिग्री से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो क्या क्या पढ़ा? कर्क रेखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, आंशिक भाग डूंगरपुर में, अधिकतम भाग बांसवाड़ा में। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन की अवधि 13 घंटा और 27 मिनट होती है। 21 जून दोस्तों एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। 21 जून को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 की जो 21 जून थी, या 21 जून 2015 से भारत सरकार के प्रयासों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून और किस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया? क्या 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। जब कर्क रेखा और जब डे लाइट अधिक होती है तो उसे 2-3 और नाम से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कर्क संक्रांति, एक आता है उत्तरी अयननाथ। अयन का मतलब सूर्य से होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अयननाथ। तो अपन ने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। हाँ, और एक योग दिवस में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? योग दिवस में सीधा आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि योग दिवस कौन से दिवस को मनाया जाता है या कब योग दिवस लागू किया गया या कब से शुरुआत की गई। योग दिवस में ऐसे पूछते हैं कि 2023 या जब भी आपका एग्जाम होगा उस समय कौन सा योग दिवस अपन मना रहे हैं या कौन सी सिटी में मना रहे हैं। तो अपन को ध्यान रखना है 2015 से स्टार्ट है, तो अपन अंगुलियों पर काउंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। ये हो गया अक्षांश विस्तार। अब देखते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? क्वेश्चन पूछ ले, देशांतरी विस्तार की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश दृष्टि से कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन देशांतरी विस्तार देखते हैं।
देशांतरी विस्तार की दृष्टि से राजस्थान कौन सा गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से राजस्थान कौन सा गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो रेखा है, ये रेखा है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री और ग्रीनविच रेखा। ठीक है। अब देशांतर विस्तार की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा गांव किधर है, कौन सा जिला किधर है, कितनी दूरी है उन दोनों के मध्य, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, और उनके मध्य की दूरी के बारे में अपन पढ़ते हैं, और वो कितनी डिग्री पर स्थित है ये पढ़ते हैं। मैं मैप सीधा सीधा इसलिए बना रहा हूं ताकि जो बिंदु हैं वो आपके एकदम क्लियर हो सके। तो अपन देखते हैं राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वो कटरा गांव है। कौन सा गांव है? कटरा गांव। और जिला कौन सा है? जैसलमेर। मैंने देखा था देशांतर दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? देशांतर दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? अक्षांश दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर दृष्टि से जो राजस्थान का विस्तार है वो अपन देखते हैं। देशांतर दृष्टि से जब विस्तार देखते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वो कटरा गांव जैसलमेर है, और ये जो है वो 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और देशांतर दृष्टि से राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु है वो है धौलपुर जिला है, और गांव कौन सा है? सिलाना गांव। ये कितनी डिग्री पर है? ये डिग्री है 78 डिग्री और 17 मिनट पर स्थित है। कितनी डिग्री पर है? 78 और 17 डिग्री पर। अब जैसलमेर और धौलपुर के मध्य से देशांतरीय जो दूरी है, या कटरा गांव से सिलाना गांव के मध्य की दूरी, या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव जैसलमेर है जो 69 डिग्री और 30 मिनट पर स्थित है। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु धौलपुर में सिलाना गांव है जो 78 और 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी है वो है 869 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अपन इनके मध्य की दूरी देख ली, कौन से गांव है वो देख लिए। अब देखते हैं देशांतर दृष्टि से जो टोटल विस्तार है राजस्थान का, देशांतरीय दृष्टि से विस्तार। देशांतर दृष्टि से राजस्थान का जो टोटल विस्तार है वो है 8 डिग्री और 47 मिनट। अब ये कैसे आया? अपन ने वहां 2 डिग्रियां पढ़ी थी, 78 डिग्री और 17 मिनट और 69 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोनों ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है तो घटा तो सकते नहीं, तो अपन को एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अपन यहां से 1 डिग्री यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से 1 डिग्री ट्रांसफर की तो यहाँ 77 और 60 प्लस 17 कितने हो गए? 77।
तो 77 डिग्री और 77 मिनट। नीचे ऐसे कैसे रखेंगे 69 और 30 मिनट। तो कितने हो गए 47 और ये कितने हो गए 8। ठीक है, तो क्या याद रखना था भाई, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। और ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, इसलिए घट नहीं सकती। तो यहाँ 78 में से अपने यहाँ पे एक ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर 77 मिनट हो गए। यहाँ पर घटाकर 8 डिग्री और 47 मिनट उत्तर आया। तो देशांतर दृष्टि से राजस्थान का टोटल जो विस्तार है वो कितना है 8 डिग्री और 47 मिनट। ये तो हो गया देशांतर दृष्टि राजस्थान का टोटल विस्तार। अब अपन एक शब्द के बारे में पढ़ते हैं, मध्य गांव। मध्य गांव की क्या थ्योरी है, किसी भी राज्य का जो एकदम मध्यमतम बिंदु होता है या मध्यमतम पॉइंट होता है उसे मध्य गांव के रूप में देखते हैं। कोई भी जिला भी हो सकता है, कोई गांव भी हो सकता है प्रॉपर, कोई सिटी भी हो सकती है। तो राजस्थान में इस दृष्टि से अपन देखते हैं ये तो हो गया देशांतरीय, अक्षांशीय। जो ये बिंदु है इसे कहते हैं मध्य गांव। कौन सा गांव, मध्य गांव। राजस्थान में जो मध्य गांव है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कई समय पहले एक सर्वेक्षण हुआ था भू राजस्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, जिसके अंतर्गत ये जो गांव है ये आया था लापोलाई। कौन सा गांव आया था, लापोलाई। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नागौर। तो किस सर्वेक्षण के अनुसार आया था, भू राजस्व विभाग के जो सर्वेक्षण हुआ था, भू राजस्व विभाग द्वारा या सर्वेक्षण द्वारा, तो भू राजस्व विभाग के सर्वेक्षण द्वारा कौन सा गांव है, लापोलाई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नागौर। तो राजस्थान का मध्य गांव भू राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार लापोलाई। और बाद में भारत सरकार ने यहाँ पर सैटेलाइट सर्वे कराया। कौन सा सर्वे, सैटेलाइट सर्वे, या फिर इसे उपग्रही सर्वे भी बोल सकते हैं। तो सैटेलाइट सर्वे में एक नया गांव निकल कर आया, उसका नाम है गगराना। कौन सा गांव है दोस्तों, गगराना। तो अपन को ध्यान रखना है, अगर भू राजस्व सर्वेक्षण के हिसाब से अपन को राजस्थान का मध्यतम बिंदु पूछे या मध्यतम गांव पूछे तो कौन सा है, लापोलाई। और उपग्रही सर्वे या सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अपन राजस्थान का मध्य गांव पूछे तो कौन सा है, गगराना। और दोनों की डिस्ट्रिक्ट सेम है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नागौर। अब अपन ने राजस्थान का देशांतर विस्तार पढ़े, राजस्थान का पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु पढ़े। तो देशांतरित जो रेखा होती है उसे समय तिथि रेखा के अनुसार भी मापते हैं। जो देशांतरीय रेखा होती है, ये मध्य गांव की थ्योरी समझ में आ गई, भू राजस्व सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा था या सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा था। अब अपन देखते हैं जो ये देशांतरीय रेखा है, देशांतरीय रेखा, इसे समय या तिथि रेखा के रूप में भी देखते हैं। मतलब इस रेखा से अपन दो बिंदुओं के मध्य के जो समय अंतराल है या जो तिथि अंतराल है वो देशांतर रेखा के माध्यम से अपन देख सकते हैं। पृथ्वी गोल घूमती है और पृथ्वी जब 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करती है तो उसको 4 मिनट लगते हैं। या फिर जब पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को जब क्रॉस करती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करती है तब कितने मिनट लगते हैं पृथ्वी को, 4 मिनट। अगर इसको छोटी भाषा में देखें तो 1 मिनट बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, अपन ने देशांतर दृष्टि से राजस्थान का टोटल विस्तार कितना देखा था, 8 डिग्री और 47 मिनट। तो अपन 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी क्रॉस करने में 4 मिनट लगती है, तो अपन सीधा इस 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं तो 8 को 4 से गुणा कर सकते हैं।
इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है, या 32 मिनट। ये समझ में आ गया। पीछे छोटी संख्या है तो अपन यहाँ पे छोटी संख्या में देख के 4 सेकंड, तो 47 इंटू 4 सेकंड करते हैं तो आता है, मोटा मोटा निकल कर आता है 3 मिनट और 8 सेकंड। कितना आता है? 3 मिनट और 8 सेकंड। और इनको जोड़ते हैं तब कितना हो गया? 35 मिनट और 8 सेकंड। तो राजस्थान के जैसलमेर और धौलपुर के मध्य जो समय का अंतराल है वो 35 मिनट और 8 सेकंड है। या राजस्थान के कोणा गांव से राजस्थान के सिलाना गांव, राजस्थान के कटरा गांव से राजस्थान के सिलाना गांव के मध्य की दूरी कितनी है, या मध्य का जो समय अंतराल है वो कितना है? 35 मिनट और 8 सेकंड। आज अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अपन ने पढ़ा। तो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको बताता हूं। राजस्थान की उत्पत्ति की किस स्थलीय भाग से हुई है? यहाँ पे एक टर्म है स्थलीय भाग। राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई? और ऑप्शन में आ गया अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर या ए व सी दोनों। तो अपन ने देखा था राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और 33 महासागर से होती है, लेकिन जो 33 महासागर है वो जलीय भाग है, इसलिए अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जलीय भाग नहीं करके इसका उत्तर करना है गोंडवाना लैंड। जो स्थलीय भाग है वो कहाँ पे है? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। 33 महासागर है वो जलीय भाग है। अपन को क्वेश्चन में सीधा पूछा है स्थलीय भाग, तो अपन को ए व सी न करके गोंडवाना लैंड का उत्तर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? तो राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? अपन अगर उसमें एक टर्म और देखें, यहां पर स्थलीय की जगह अगर जलीय भाग कर दें तो कौन सा होगा? 33 सागर। तो इसकी जगह उत्तर कौन सा हो जाएगा? 33 सागर। अगर स्थलीय भाग आए तो उत्तर होगा गोंडवाना लैंड, और ये आए जलीय भाग तो उत्तर होगा 33 महासागर। तो अपन को ध्यान रखना है ए व सी दोनों करके नहीं आना है। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर या बी व सी दोनों। तो यहां पर अपन कोई टर्म नहीं दी हुई है, कोई बाउंडेशन नहीं है अपन पर स्थलीय या जलीय वाली, तो अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और 33 महासागर, 33 सागर वाले भाग से हुई है। तो ए बी व सी दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आता है अरावली व हाड़ौती प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो मैंने जब उत्पत्ति पढ़ाई थी तो आपको बताया था अरावली और जो हाड़ौती प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, वो राजस्थान के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किस प्रदेश का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय प्रदेश का। तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है और सही उत्तर करके आना है। और अगर इसकी जगह अपन को मरुस्थल व पूरी मैदान का पूछ ले कि भाई राजस्थान के मरुस्थल व पूर्वी मैदान भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो अपन को क्या करके आना है? उत्तरी विशाल मैदान। पढ़ा था अपन ने, 33 महासागर के भाग है ये दोनों, और भारत की दृष्टि से कहां पर आते हैं? उत्तरी विशाल मैदान में। तो अपन ने उत्पत्ति के बाद में इसके क्वेश्चन देख लिए जो एग्जाम में बन सकते हैं। स्थिति विस्तार का जो टॉपिक पूरा होगा तब उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।